द्वंद्व आ गया था। द्वंद्व आ गया था, है ना। हेडिंग डलवा दी थी ना द्वंद्व की। आ गए सभी। आ गया ना समझ में। जो होना था वो वही तो हो। ठीक है। अच्छी भी थी, बुरी भी थी, लेकिन अपनी नहीं थी। ठीक है। अपनी तब आएगी जब हम वेतन भोगी हो जाएंगे। अभी तो कैलेंडर का एक पन्ना निकल गया बस, और कुछ नहीं है। अपनी होली तब होगी जब हम वेतन भोगी हो जाएंगे और घर जाने का मौका नहीं मिलेगा। वह त्योहार होता है जिसमें हमको घर जाने का मौका नहीं मिलता। ठीक है। कि साहब हमारी होली एक दिन बाद आएगी। पता है ना, थानेदारों की होली पहले तो वो जनता को खिलाते हैं कि आप आराम से खेलो, हम हैं। ठीक है। अब हम खेलेंगे फिर। और उनकी होली जो होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी और आपकी कुछ नहीं होती। उससे ज़्यादा अच्छी होली पुलिस विभाग की हुआ करती है। खूब अच्छे से वो होली खेलते हैं। ठीक है। तो अभी तो बस, तो जो होना था आगे ऐसा नहीं होगा। अगली होली में हम वेतन भोगी होंगे। होंगे या नहीं? आवाज ही नहीं आ रही। हाँ फिर ठीक है। ठीक है। और देखो शर्त मत रखो इसमें, वैकेंसी आ गई तो बुझा रहा है कि नहीं बेटा। सब कुछ आएगा, अच्छा ही अच्छा होगा। नकारात्मकता के लिए हमारे 1% भी जगह नहीं है। बस ये सोचो कि जो ज्यादा नकारात्मक सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। क्या सोचे फिर, ऐसा होगा। ठीक है। हमारा सिलेक्शन होगा, हम सोचे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्यों होगा। नहीं होगा, तूने सोच तो पहले ही रखा है। और ऐसी फरियाद जो होती है उसे भगवान जल्दी सुनते हैं, है ना। इसलिए सकारात्मक सोच। अगली होली हमारी है, अभी तो गई। ठीक है ना। तो द्वंद्व समास यही चर्चा हो रही थी। द्वंद्व अवयव भाव कर्मधारय कर चुके, द्वंद्व समास शुरू करना। जल्दी आ जाओ, इतने दिन में तो आए हो तब भी किस्तों में आ रहे हो। इतने आगे जो कम है क्या, आरएस तो इतने इतने से आए। हाँ? दोबारा बता दूं, पहले द्वंद्व बताओ। कर्मधारय में मैं क्या बताया था, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताया था, ये तो बताया था। ठीक है। बोर्ड पर आ जाओ। बोर्ड पर एक शब्द लिखा है द्वंद्व। मुझे पहले तो ये बताओ कि इस द्वंद्व शब्द में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। इस हिंदी में स्पेलिंग पूछी है मैंने। हिंदी में जब शब्द सामने लिखा हुआ है। ठीक है। और मैंने आपको बताया ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस में नहीं है।
अब ये नहीं कह सकते सिलेबस में नहीं है। शब्द सामने लिखा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है वर्ण कितने। विद्यालय में हमने पहले वर्ण ही पढ़े थे, ए अनार आम इमली क्षेत्रज्ञ, इनको जब आपस में मिलाया तब शब्द बने थे। अब जो शब्द हमने लिखा उसमें हमने कौन कौन से वर्ण काम में लिए, ये तो हम बता सकते हैं। विडम्बना है हिंदी में आज भी, असमंजस की स्थिति में जाते हैं, सब पता ही नहीं चलता कौन कौन से वर्ण है। ठीक है, तो द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा, और झगड़ा हमेशा बराबर वालों में होता है। कोई कमजोर व्यक्ति ताकतवर से नहीं झगड़ता, मरना थोड़ी है। और कोई ताकतवर व्यक्ति भी कमजोर से नहीं झगड़ता कि मर मरा गया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हाथ जोड़ता है, निकल जाता है, भाई साहब आप जो करे वो सही है। लेकिन जब बराबर वाले आमने सामने आ जाए तो हो जाए दो दो हाथ, यही तो होता है। ठीक है, और पहला उदाहरण हमने पढ़ा था माता पिता दोनों झगड़ते हैं। ये दूसरी बात है कि हम घर की बातें बाहर नहीं बताते, होते झगड़ते तो हैं। अब कई तो ये सोचे साहब अब तो हमारे झगड़ने के दिन आ गए, आप चाहे तो हमारा भी उदाहरण दे सकते हैं, यही ना। द्वंद्व, ध्यान दो, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। मैं आपको तीसरी क्लास से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होते हुए कंपटीशन तक लेकर चलूंगा कि हमने ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था, और आज कंपटीशन में ये पूछा जा रहा है। यही तो होता है कि 10वीं तक तो व्यस्त हो गए दोनों, कि 10वीं तक तो हमने ये पढ़ा था जब हमको लिखना पड़ता था, और आज लिखना नहीं पड़ता, लिखकर वह देता है। हमें तो निश्चित क्षेत्रफल का गोला देता है, नीला करो बाहर आ जाओ, कुछ नहीं लिखने देगा। लिखने देगा क्या? नहीं लिखने देता है। ठीक है, तो द्वंद्व समास, सबसे पहली पंक्ति हमने पढ़ी थी, दोनों पद प्रधान होते हैं। पहली पंक्ति सबने यही पढ़ी थी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरी पंक्ति, दोनों के मध्य और अथवा या शब्द का लोप होता है। ये तो बड़ा था कि दोनों के मध्य और अथवा या शब्द का लोप होता है। दूसरी पंक्ति, ये दो पंक्ति सबने पढ़ी थी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के मध्य और अथवा या शब्द का लोप होता है। तीसरी पंक्ति कुछ ने पढ़ी, कुछ ने नहीं पढ़ी, और वह क्या है? पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। जब विपरीत होंगे तभी द्वंद्व होगा, एक जैसे होंगे तो समझौता हो जाएगा, जब विपरीत होंगे तभी तो द्वंद्व होगा। ठीक है, ये तीन पंक्तियां सबने पढ़ी थी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के मध्य और अथवा या शब्द का लोप होता है, पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक। प्रश्न आता था द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तब हम ये तीन पंक्ति लिखते थे, दो उदाहरण लिखते थे, एक माता पिता, एक दिन रात। पूरा राजस्थान लगभग यही लिखता था। ठीक है, अब लिखना नहीं है, लिख कर तो वह देगा। और अभी मैंने आपको बताया निश्चित क्षेत्रफल का गोला, नीला करो बाहर आ जाओ। तो इन तीन पंक्तियों के अलावा वह और क्या लिख सकता है, ध्यान देना। द्वंद्व समास में दोनों पद संख्यावाची हो सकते हैं, लेकिन संख्याएं असमान होनी चाहिए। द्वंद्व समास में दोनों पद संख्यावाची
हो सकते, लेकिन संख्याएं असमान होनी चाहिए। यदि संख्याएं समान हुई तो, यदि संख्याएं समान हुई तो, यदि संख्याएं समान हुई तो अव्ययभाव। वहां आपने लिखा था 1 1, 10 10, अव्ययभाव में लिखा है आपने, तो वहां दोनों पद संख्याएं दोनों पद संख्यावाची और संख्याएं समान। थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आ गए। अब तक हमने संख्या पढ़ी थी द्विगु में, कभी आप अव्ययभाव में रखते हो, कभी आप द्वंद्व में पहुंचा देते हो। यहाँ थोड़ा सा असमंजस हो रहा है। पहले मैं इन संख्याओं का निपटारा कर दूं, समास तो बाद में देखेंगे। 6 भाई हैं, जायदाद का बंटवारा हो रहा है। 6 भाई हैं, 6 समास हैं, जायदाद का बंटवारा चल रहा है। द्विगु के बट में संख्यावाची पद आते हैं और द्विगु संख्यावाची पदों के साथ बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है। अव्ययभाव चलता है, द्विगु के ऊपर आक्रमण करता है और कहता है दोनों पद संख्यावाची हुए और संख्याएं समान हुई तो मेरे साथ रहेंगी, फिर तेरा उदाहरण नहीं होगा। दोनों पद संख्यावाची संख्याएं समान तो मेरे साथ रहेंगी, फिर तेरा उदाहरण नहीं होगा। दिगु कहता है ठीक है ले जा। कुछ दिन के बाद द्वंद्व चलता है, दिगु पर आक्रमण करता है और कहता है दोनों पद संख्यावाची हुए और संख्याएं असमान हुई, मेरे साथ रहेंगी, तेरा उदाहरण नहीं होगा। दोनों पद संख्यावाची और संख्याएं असमान तो मेरे साथ रहेंगी, फिर तेरा उदाहरण नहीं होगा। दिगु कहता है ठीक है तू भी ले जा। मैं तो एक ही पद संख्यावाची रख लूंगा, दो पद तो संख्यावाची रख नहीं सकता। दो पद संख्यावाची रखता है, संख्याएं समान होती हैं, अव्ययभाव ले जाता है। संख्याएं असमान होती हैं, द्वंद्व ले जाता है। अब मन में एक प्रश्न आता है कि सब दिगु पर ही आक्रमण क्यों कर रहे हैं? दिगु जब आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे, अभी तो इससे दो दो हाथ करें। तो एक नई पंक्ति हमारे सामने आई कि द्वंद्व समास में दोनों पद संख्यावाची हो सकते हैं, लेकिन संख्याएं असमान होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण हमारे सामने आ जाता है। इकतीस, 1 और 30, दोनों पद संख्यावाची हैं। दोनों पद संख्यावाची हैं लेकिन संख्याएं असमान है। लेकिन संख्या कैसी? असमान। ठीक है, 4 5, 4 या 5, दो क्रमागत संख्याओं के मध्य या आता है, 4 या 5। 40 50, बगल में एक क्लास लग रही है, आप में से किसी एक को खड़ा करता हूं और कहता हूं देख कर आओ कितने बच्चे हैं। आप सरसरी नजर से देख कर आते हैं और कहते हैं सर 40 50 बच्चे हैं। या तो वे 40 हैं या वे 50 हैं, निश्चित है क्या? तो विग्रह भी गलत है। और विग्रह होता है 40 से 50 तक। 40 से 50 तक कितने भी हो सकते हैं, वे 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि दोनों के मध्य और अथवा या शब्द का लोप होता है। अब क्या रहा है? 40 से 50 तक। मैंने कहा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक होता है, मैंने कहा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक होता है। अब उसने क्या लिख कर दिया? 40 से 50 तक। हम नहीं लिखेंगे, वह लिख कर देगा। हमें निश्चित क्षेत्रफल का गोला दे। विग्रह भी पूछा जाता है, विग्रह भी पूछा जाता है। अब एक उदाहरण आया, विग्रह पूछा 500। अब जो बोर्ड पर संख्या लिखी है, यदि उसकी पूर्ति हो जाती है
तो विग्रह सही है, नहीं होती है तो गड़बड़ है। 5 और 100, 500 होते हैं क्या? तो विग्रह भी नहीं होगा। 5 से 100 तक 500 होते हैं क्या? नहीं। 5 बार 100, 500। विग्रह होता है 5 बार 100। हमने पढ़ा था दोनों के मध्य और अथवा या शब्द का लोप होता है। मैंने कहा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक होता है। अब उसने लिख कर दिया है 5 बार 100, 500। ठीक है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ, गिनती याद है क्या? हिंदी छोड़ते मैथ पढ़ते हैं आज। अब बताओ, गिनती याद है या नहीं? याद है तो बोलना। कुछ को तो याद है, एक दो को ही है जो आवाज आ रही थी, बाकी सब कब पढ़ी थी? ए अनाराम इमली चैत्र के तभी गिनती पड़ी थी। जब यही याद नहीं रहे, ए अनाराम, ये तो 52 ही है, गिनती तो 100 से भी ज्यादा है। कितनी याद रखते? कब तक याद रखते? भूल गए? बताओ, याद है या भूल गए? अरे गिनती याद है या भूल गए? याद है या भूल गए? मुझे तो सिर्फ इतना सा बता दो, 10 का पहाड़ा याद है? 10 का पहाड़ा याद है? बोलना। वही भारतीय परंपरा, काम की शुरुआत गर्मजोशी से और धीरे धीरे शिथिलता। यही तो है। जब हम 8वीं क्लास में थे, समय सारणी बनाते थे, बताया था मैंने, इतने घंटे पढ़ेंगे, इतने घंटे खेलेंगे, इतने घंटे टीवी देखेंगे, इतने घंटे सोएंगे। सिर्फ पढ़ने के समय में कटौती हुई, बाकी के आज तक बढ़ रहे हैं। जयपुर भी आए तब भी हम यही सोच कर आए, पढ़ना है, दिन रात एक करनी है। ठीक है, दौड़ लगानी है, तभी थानेदार की कुर्सी मिले। और धीरे धीरे शिथिलता आ गई। जब हम पढ़ते थे तब शिक्षा में दंड का प्रावधान होता था। आज आप विद्यालय में बच्चे को पीट नहीं सकते, पीट सकते हैं क्या? अगले दिन ही अखबार में फोटो आ जाए, है ना? जब हम पढ़ते थे तब शिक्षा में दंड का प्रावधान होता था। हमारे एक सर तो डंडे को ज्ञान बोधनी बोलते थे, ज्ञान का बोध कराने वाली। ठीक है। और अलग अलग दिन अलग अलग छात्र को उसकी जिम्मेदारी सौंपते थे। आज तू लेकर जाएगा, कल तू ही लाएगा, नहीं सबसे पहले तेरी पिटाई लगे। क्योंकि छात्र क्या करते थे, डंडे को गायब कर देते थे। ठीक है, जब एक की जिम्मेदारी, तो फिर तो वह तो लाएगा ही लाएगा। अब कुछ छात्र ऐसे होते थे जिनको प्रार्थना याद नहीं होती थी, आज भी खूब है ना? और वो पीटीआई के डर की वजह से सिर्फ होठ हिलाते थे, और पीटीआई भी रोजाना दो चार को ढूंढ कर लाता था और पिटाई लगाता था, और कहता था तुम तीन तो कल प्रार्थना बोलेंगे और तू प्रतिज्ञा बोलेगा। वही स्थिति यहाँ थी। जिनको 10 का पहाड़ा याद था वे तो बोल रहे थे, और जिनको याद नहीं था वो सोचे कौन सा सर हमारी तरफ देख रहे हैं, क्या पता लगेगा कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। यही तो होता है ना, कि विद्यालय में खीर बननी थी बसंत पंचमी को। ठीक है, अध्यापक ने क्लास में कहा एक एक लोटा सभी घर से दूध लेकर आएंगे, एक एक लोटा सभी घर से दूध लेकर आएंगे। अब एक बालक ने सोचा सब लाएंगे, मैं पानी लाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा, है? और सब नहीं ऐसे सोचा, एक ने नहीं सोचा,
सब ने ऐसे ही सोचा और आकर देखा तो उसमें पानी पानी था। तो जिनको 10 का पहाड़ा याद था वो बोल रहे थे, ध्यान दो। बोर्ड पर जो संख्या लिखी है, इन संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। बोर्ड पर जो संख्या लिखी है, इन संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है, इनमें क्यों नहीं होता? इनमें क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सभी संख्याएं एक पद हैं और समास में कम से कम, ये सभी संख्याएं एक पद हैं और समास में कम से कम 2 पद चाहिए, इसलिए इनमें नहीं होता। इनमें से आप कोई भी 2 संख्या उठा लो, द्वंद्व हो जाएगा। इनमें से आप कोई भी 2 संख्या उठा लो, द्वंद्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे आप संख्या 2 उठाएंगे तो पद 2 हो जाएंगे और संख्याएं असमान हो जाएंगी। संख्याएं असमान हो जाएंगी। अभी ऊपर हमने ये पंक्ति कि दोनों पद संख्यावाची हो सकते हैं लेकिन संख्याएं मैंने क्या कहा है, दोबारा ध्यान देना, गड़बड़ी करोगे बाद में। बोर्ड पर जो संख्या लिखी है 1 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इन संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। इन संख्याओं को छोड़कर यानी इनमें से किसी एक को छोड़कर। अब 2 ले ली आपने, 4, 5, तो सब 4, 5 दोनों तो इसमें है लेकिन अकेली नहीं है, 2 है, याद रखना। 4, 5 तो दोनों पद संख्यावाची हो गए और संख्याएं कैसे हो गई? असमान हो गई। 40, 50 दोनों इसमें हैं लेकिन 2 हैं, एक नहीं है। मैंने कहा इन संख्या, इनमें से कोई एक उठाएंगे, कोई समास नहीं रहेगा क्योंकि पद एक ही रहेगा, पद एक ही रहेगा। ठीक है, तो इन संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आपने ये लिखा अभी, एक तो पद 2 हो गए, संख्याएं समान हो गई। पद 2 हो गए और संख्याएं असमान हो गई। ठीक है, अब आप सब ने एक रेखा चित्र पढ़ा था, संस्मरण पढ़ा था, भक्तिन महादेवी वर्मा का। 12वीं क्लास अनिवार्य हिंदी में चलता है भक्तिन। भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की सेविका है, नौकरानी है। ठीक है, जब वह बाजार से कोई सामान लाती थी और पैसे बच जाते थे, लौटाती नहीं थी, अपनी जेब में रख लेती थी। एक बार भक्तिन महादेवी वर्मा से कहती है कि मेरे साथ मेरे गांव चलो, मेरे साथ मेरे गांव चलो, और महादेवी वर्मा मना कर देती है, नहीं चल सकती। तो कारण पूछती है क्यों नहीं चल सकती? नौकरानी थी, सेविका थी, लेकिन घर में हक के साथ रहती थी। यदि आपने वह पाठ पढ़ा तो आपको धुंधला सा याद होगा कि जब वह खाना बनाती थी तो कोयले से एक रेखा खींचा करती थी कि अब इसमें कोई नहीं आएगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, महादेवी वर्मा भी नहीं, जब तक खाना नहीं बन जाता है। थी तो नौकरानी लेकिन हक के साथ रहती थी, इसलिए कारण पूछती है कि क्यों नहीं चल सकती। तो महादेवी वर्मा बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं चल सकती। तो भक्तिन तपाक से बोलती है पैसे तो मेरे पास हैं, चलो। ये तो कोई बहाना नहीं है, पैसे तो मेरे पास हैं। कई दोस्त बनाते ना, आज पिकनिक पे चलते हैं, घूमने चलते हैं, भाई देख पैसे वैसे नहीं, पैसे हमारे पास है तो चल बस, पैसे तो हम देख लेंगे, तू चल, होता है ना। तो भक्तिन तपाक से कहते देख पैसे में, चलो। तो महादेवी वर्मा उससे पूछती है कितने पैसे हैं आपके पास?
कितने पैसे आपके पास? तो भक्तिन जवाब देती है 5 BC 5। कितने हो गए? कुल पैसे कितने हो गए? मैथ की क्लास लग गई? मैथ नहीं लगी? अरे दौड़ा 105। 5 BC 5। 5 बार 20 और 5। 5 बार 20 और 5। भक्तिन ने ऐसा जवाब क्यों दिया? वह सीधा 105 कह सकती थी, क्योंकि वह सिर्फ 20 तक गिनती जानती थी। आज भी हमारे घर में खूब सदस्य ऐसे हैं जो नोट नहीं पहचानते। खूब है, पता ही नहीं चलता सब कौन सा क्या है। तो पर बाकी के हिसाब बहुत अच्छा लगाते हैं, चाहे नोट नहीं पहचानते, लेकिन हिसाब उनका हमसे अच्छा होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, ध्यान दो। तो जब बाजार से सामान लाती थी और पैसे बच जाते थे तो उनकी ढेरी लगाती थी। 1 2 3 4 5 6 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, फिर 5। इसलिए उसने कहा 5 BC 5। 5 बार 20 और 5, 105। ठीक है, मैंने आपको एक नोट डलाया था, धुंधला सा याद होना चाहिए, कि द्वंद्व समास में 2 से अधिक पद, सर्वाधिक पद हो सकते हैं। उदाहरण आपके सामने, उदाहरण आप आगे आएंगे और लिखाऊंगा भी अभी। तो 2 से अधिक पद सिर्फ द्वंद्व समास में हो सकते हैं, बाकी के किसी में नहीं होते। तो 5 BC 5 बार 20 और 5। क्या बताया सब दोबारा से बताता हूं, ध्यान देना बोर्ड पर। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के मध्य और अथवा या शब्द का लोप होता है, पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों पद संख्यावाची हो सकते हैं लेकिन संख्याएं असमान। बोर्ड पर जो संख्याएं लिखी हैं, इन संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है, बशर्ते उन उपसर्ग नहीं होना चाहिए। 19, 29, 39। 39 होता है, पता है ना? 39 नहीं होता, 39। हम 39 बोलते ना, वीडियो में आया था ये, मेंस जो हुआ था ना वीडियो का, उसमें यही था शब्द शुद्धि में 39। और उसकी वजह से छात्र रह भी गए थे। एक प्रश्न सही हो जाता, गिनती आई होती हमसे तो हम भी वीडियो होते, ऐसे खूब है। ठीक है, तो ये बोर्ड पर जो संख्याएं लिखी हैं, इन संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है, बशर्ते उन उपसर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा एक प्रश्न और यहां से पूछा गया था, एक पंक्ति का। क्या था प्रश्न? था कि द्वंद्व समास में पदों के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, कि द्वंद्व समास में पदों के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। ठीक है, लिखें, देखो। द्वंद्व समास, जिस समास में, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों के मध्य तथा, दोनों के मध्य
और अथवा दोनों के मध्य और अथवा या शब्द का लोप हो, और अथवा या शब्द का लोप हो, या पद एक दूसरे के विपरीत हों, या पद एक दूसरे के विपरीत हों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। लिख दिया। पद एक दूसरे के विपरीत हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हो गया। नोट डालो। नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 लिखो। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद द्वंद्व समास में दोनों पद संख्यावाची हो सकते हैं, संख्यावाची हो सकते हैं, लेकिन संख्याएं असमान होनी चाहिए। लेकिन संख्याएं असमान होनी चाहिए। नोट नंबर 2। ये संख्या उतारो। बोर्ड से देखकर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 संख्याओं को छोड़कर संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याओं में, संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है, बशर्ते उन उपसर्ग नहीं होना चाहिए। बशर्ते उन उपसर्ग नहीं होना चाहिए। नोट नंबर 3। नोट नंबर 3। द्वंद्व समास में पदों के मध्य, द्वंद्व समास में पदों के मध्य अधिकांशतः, पदों के मध्य अधिकांशतः योजक चिन्ह का लोप होता है। दोनों के मध्य योजक चिन्ह, पदों के मध्य अधिकांशतः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। लोप नहीं होता है, प्रयोग होता है।
चिन्ह शब्द होता है, चिन्ह नहीं होता। चिन्ह, चिन्ह नहीं, चिन्ह। ठीक है, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। पदों के मध्य अधिकांशतः योजक चिन्ह का लोप होता है, प्रयोग होता है। जैसे अब 10 तो उदाहरण लिख लें कुछ। माता पिता, माता और पिता, माता और पिता, 4 5, 4 या 5, 40 50, 40 से 50 तक, 500, 5 बार 100, द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद होते या नहीं? आप बता रहे हैं तो सब होते होंगे। द्वंद्व समास के भेद, बोर्ड पर आ जाओ। 3 भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। 3 भेद हुआ करते हैं, याद रखना। इतरेतर, इसमें क्या होता है, पद जो होते हैं वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहायक होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, याद रखना। ठीक है, एक दूसरे के पूरक, सहायक, निर्भर। इनका जब विग्रह करते हैं तो पदों के मध्य और शब्द का प्रयोग होता है। आप उदाहरण पढ़ते हैं, माता पिता, माता और पिता एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक, विपरीत नहीं है, याद रखना, विपरीत नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के सहायक है। अभी आपने संख्या लिखी 31, 1 और 30, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। एक को हटा दो, पद ही नहीं बने, फिर किसी भी एक को हटा दो पद ही नहीं बने। तो क्या एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, जब विग्रह करेंगे गौरी शंकर, एक दूसरे के पूरक हैं, विपरीत नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो जब जब विग्रह करेंगे तो इनके मध्य क्या आएगा, और समाहार, समाहार में एक समूह का बोध होता है। समाहार समूह दोनों एक ही होते हैं, समाहार और समूह दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूरे समूह का बोध होता है, और जब इनका विग्रह किया जाता है तब जितने पद दे रखे होते हैं उनके बाद आदि शब्द का प्रयोग हो जाता है। धन दौलत, धन दौलत आदि, रुपया पैसा, रुपया पैसा आदि। ठीक है, तो याद, बाप दादा, बाप दादा आदि। तो बाप दादा से मतलब बाप और दादा तक नहीं है, उससे पहले जितनी भी पीढ़ियां सब आती हैं। आपके बाप दादा ने कभी ऐसा किया है, मतलब आपकी पहले की जितनी पीढ़ी कभी उन्होंने ऐसा किया है कि, तो वही नहीं आते। कुर्ता टोपी,
कुर्ता टोपी आदि। कुर्ता टोपी में कुर्ता और टोपी नहीं आते, बच्चे को कुर्ता टोपी लेकर जाते ना, तो उसमें एक कुर्ता और एक टोपी यही लेके जाते हैं क्या? और भी बहुत कुछ होता है उसमें, होता है नहीं? होता है नहीं? बच्चे के जब दांत निकलते हैं, ऊपर वाले पहले नीचे वाले पहले, ऐसा कुछ चल रहा है, तो पीहर पक्ष से उसको कपड़े जाते हैं, और वो ऐसे जाते हैं। अपने समाज में परंपरा होती है ना, चोरी छिपे जाते हैं वो, कि आप जब उनको पहुंचा रहे हैं तो घर के किसी सदस्य को पता नहीं चलना चाहिए। एक परंपरा है, घर के किसी सदस्य को पता लगे तो माता पिता पर बच्चा भारी होता है, फिर कष्ट शुरू हो जाते हैं। तो ऊपर के दांत या नीचे के कोई दांत निकलते हैं तब की ये परंपरा है, तो ऐसा होता है। तब उसमें बर्तन भी होते हैं कपड़ों के साथ साथ। ठीक है। और वो घर में ऐसे समय में, या सुबह जल्दी जाएं या लेट पहुंचे, कोई नहीं हो तो वो फेंक दिए जाते हैं। जब उनकी आवाज से पता चलता है हाँ कोई आया, तब वो बाहर आते हैं और उनको फिर अंदर लेकर जाते हैं। ये रिवाज परंपरा चलती है। तो कुर्ता टोपी में कुर्ता टोपी नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। तो इसमें एक समाहार होता है, एक समूह होता है। ठीक है। हम ये कहते हैं कि यदि आपको विग्रह में कहीं भी आदि शब्द लिखा हुआ नजर आ जाए, तो आंख बंद कर कर द्वंद्व के साथ पहुंच जाना। ठीक है। अब वैकल्पिक, इसमें विकल्प होता है हमारे पास, इसमें विकल्प होता है हमारे पास, ये या फिर ये। ठीक है। तो इसमें पद जो होते हैं वे विपरीत होते हैं, इसमें पूरक होते हैं, सहायक होते हैं, इसमें विपरीत होते हैं। और जब विग्रह करते हैं तो दोनों के मध्य या, याद रखना। ठीक है। पाप पुण्य, खट्टा मीठा, लाभ हानि, ऊंच नीच, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो हम अलग अलग करके इनके उदाहरण लिखते हुए चलेंगे। तीन वेद हैं, तीनों नाम आप उतार लो। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। हो गया। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व लिखेंगे। माता पिता, माता और पिता, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, राधा कृष्ण, राधा और
कृष्ण। सीता राम। सीता और राम। नर नारी। विपरीत नहीं है, पूरक है, सहायक है। भाई बहन। भाई और बहन। चले आगे। लव कुश। लव और कुश। 31। एक और 30। 68। 8 और 60। 25। 5 और 20। 18। 8 और 10। आ रहे बोलते हैं 10 को। 2 से अधिक पद। तन मन धन। तन मन और धन। तन मन और धन। चले आगे। लाल बाल पाल। क्या न्याय? विग्रह करते तो नहीं आएगा। विग्रह ऐसे किया जाता है, ये ऐसे क्या है? रोटी कपड़ा मकान। सामासिक पद होता है
तो योजक चिन्ह होता है, और विग्रह जब करते हैं तो ये वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं इन सब का। रोटी, कपड़ा और मकान आज अनिवार्य है। ठीक है, तो ये वाक्य, तो ऐसे वाक्य में तो ये प्रयोग, ये सामासिक पद होता है। समास के रूप में जो हम लिखे जाते हैं वो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आन बान शान। आन बान और शान। 5 BC 5। 5 बार 20 और 5। चला गए। समाहार द्वंद्व। गोला बारूद। जब आप विग्रह करेंगे तो अल्प विराम आएगा। गोला बारूद आदि। तो गोला बारूद में गोला और बारूद तो ही नहीं आते, और भी विस्फोटक जो सामग्री है वे सब इसके अंतर्गत आ जाया करते। चिट्ठी पत्री। चिट्ठी पत्री आदि। तो चिट्ठी पत्री में चिट्ठी पत्री नहीं होती और बहुत सारे समाचार होते हैं। कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा आदि। कुर्ता टोपी। कुर्ता टोपी आदि। उछल कूद। उछल कूद आदि। तो उछल कूद में उछलना और कूदना ही नहीं होता, तोड़ फोड़ भी होती है। होते हैं ना, बच्चे उछल कूद कर रहे होते हैं, तो उछलना और कूदना ही नहीं होता, उसमें तोड़ वोड़ भी होती है। क्या सामान गया पता नहीं। धूप बत्ती। पूजा का और भी सामान इसमें आता है। सिर्फ धूप और बत्ती नहीं आती। धूप बत्ती आदि। बाप दादा।
बाप दादा आदि। सांप बिच्छू। सांप बिच्छू आदि और भी जितने कीट हैं ये सब आ जाते हैं। हुक्का पानी। हुक्का पानी आदि। हुक्का पानी में हुक्का और पानी नहीं आते, ठीक है। तंबाकू भी आती है। ध्यान दो। जब कोई व्यक्ति असामाजिक कार्य कर देता है तो गांव में पंचायत बैठ जाती है और पंचों के साथ बैठकर उसे अंतिम बार हुक्का पिलाया जाता है। फिर बहिष्कृत कर दिया जाता है कि अब तू हमारे बराबर बैठने योग्य नहीं रहा, तो उसका हुक्का पानी पूरा बंद। समाज में उसका कोई काम नहीं, लेना देना कोई नहीं, सब कुछ बंद हो जाया करता है। मैंने को पता था, कहानी पढ़ी थी आपने, लालटेन। दो गांव हैं और दोनों गांवों में रंजिश है, दुश्मनी है, ठीक है। तो एक गांव वाले क्या करते हैं, लालटेन लाते हैं खरीद कर और उसे अपनी पंचायत पर जला देते हैं। और वह दूसरे गांव वालों को भी दिखती है, क्या इनके गांव में लालटेन है, हमारे पास भी होनी चाहिए। और सब पैसा इकट्ठा करते हैं और लालटेन खरीद लाते हैं। अब खरीद तो लाते हैं लेकिन जलाना नहीं आता, कि जलाएं कैसे। पता ना, पहली बार जब कोई चीज आती है अटपटे से, हमारे घर कूलर आया कभी पहली बार, और उसने कूलर लगा दिया और कहा पानी लाओ, तो मैं लोटे में पानी लिया। अब मुझे क्या होता है, इसमें भी पानी डालना होता है। अब पहली बार जब आता तो वही स्थिति होती, तो लालटेन खरीद तो लाए, अब जलाए कौन। और गांव में एक ही व्यक्ति था जो उसे जलाना जानता था, लेकिन वह, उसका हुक्का पानी बंद था, उसका हुक्का पानी बंद था। अब उनके पास दो रास्ते बचे, या तो पड़ोसी गांव से किसी को बुला कर लाएं जो जलाना जानता है उससे, या फिर उस व्यक्ति को समाज में दोबारा से बैठा ले। समाज में इसका हुक्का पानी जो बंद है उसे शुरू करो, इसने जो गलती की है उसे माफ करो और इसे बैठाओ, ठीक है। तो अब दूसरे गांव में जाएंगे बुलाने तो बेइज्जती होगी, दुश्मनी वैसे, रंजिश वैसे, तो क्यों जाए। फिर उसी को समाज में बैठाया, उससे लालटेन जलवाई थी। तो हुक्का पानी में हुक्का और पानी नहीं होता, बाकी के सारे सामाजिक कार्य बंद हो जाया करते हैं, ठीक है। साग पात, साग पात आदि। फल फूल, फल फूल आदि। और अपने घर परिवार समाज में इसका अशुद्ध प्रयोग होता है ना, हम कहते हैं फल फूल ले आओ, जबकि हम क्या बोलते हैं, फल फ्रूट ले आओ। यही कहते हैं ना, फल फ्रूट ले आओ, मतलब हिंदी में भी बोल दिया और अंग्रेजी में भी बोल दिया उसे। बोलना तो ही होता है, लेकिन हम बोलते हैं फल फ्रूट ले आओ। क्या लाए, फल लाना है कि फ्रूट लाना है ना, वही यही स्थिति हो जाती है। वैकल्पिक। अब हमारे पास विकल्प भी है, अब हमारे पास विकल्प भी है। ऊंच नीच। ऊंच या नीच। लाभ हानि। लाभ या हानि। पाप पुण्य।
पाप या पुण्य। ठंडा गर्म। ठंडा या गर्म। पूछा जाता है ना अतिथियों से, ठंडा लोगे या गर्म? पूछते हैं नहीं? तो अतिथि क्या कहते हैं कि सब गर्म तैयार हो तब तक ठंडा ले आओ, है ना? दोनों ही ले लेंगे हम तो मेजबान भी आवाज लगाता है, बेटा चाय में बर्फ डाल के लिया, दोनों एक साथ हो जाए। तो आजकल स्थितियां सब थोड़ा बहुत। थोड़ा या बहुत। क्या जान, थोड़ा बहुत तो लो, आपने तो कुछ लिया ही नहीं है। चला गए। धर्माधर्म। दीर्घ संधि से दोनों जुड़े हुए हैं। दीर्घ संधि से दोनों जुड़े हुए हैं, वह पद जिसमें संधि और समास दोनों हैं। तो ये संधि का भी उदाहरण है, ये समास का भी उदाहरण है। सुरासुर। सुर या असुर। कर्तव्य। कर्तव्य। कर्तव्य या एक कर्तव्य। गरीब। अमीर। गरीब या अमीर। राजा। रंक। राजा या रंक। अपना। पराया। अपना या पराया। चला गए। तत्पुरुष समास। अगला है आपका तत्पुरुष समास। यहाँ से एक ही प्रश्न पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, और वो ये कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। 100-200 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कौन सा पद प्रधान है?
4 पंक्तियां लिखाई थी मैंने आपको, और वो चारों पंक्तियां तो मैंने आपसे कहा रटी हुई होनी चाहिए। किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है ये हमको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला पद तो संज्ञा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद संज्ञा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान है, इसमें दूसरा पद प्रधान है, उसमें दूसरा पद संज्ञा है, इसमें पहला पद संज्ञा है। यही तो है, ये याद रखने वाली बात है कि तो यहाँ पहला पद तो संज्ञा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों के मध्य कारक चिन्ह का लोप होता है, और जिस कारक चिन्ह का लोप होता है हम उसे उसी समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम कहते हैं यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यश को कौन सा कारक है? तो कर्म तत्पुरुष समास। गुण युक्त, गुणों से युक्त, से कौन सा है? तो करण तत्पुरुष समास। रसोई घर, रसोई के लिए, अब के लिए कौन सा है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त अलग, और अलग होने में तो अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, अब की कौन सा है? संबंध, तो संबंध तत्पुरुष समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अब पर कौन सा है? अधिकरण, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, चिन्ह क्या होता है? को। करण तत्पुरुष समास, चिन्ह क्या होता है? से, जिसमें सहायता ली जाती है या उसी के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। ये संधि में पढ़े थे आपने सब, इनके उदाहरण हमने लिखे थे सबसे ज्यादा। ठीक है, क्या होता है? के लिए। चौथा अपादान तत्पुरुष समास, चिन्ह क्या होता है? दोनों अलग अलग है, सही। कारक जब हम पढ़ेंगे, कारक सिलेबस में है या नहीं? देखना एक बार सिलेबस, है ना। परसर्ग के नाम से, परसर्ग के नाम से, कारक के नाम से ढूंढे, मिले ही नहीं। ठीक है, वहां डिटेल से इनको पढ़ेंगे। संबंध तत्पुरुष समास, चिन्ह क्या होता है? काकी के। और छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। कभी पढ़े थे? धुंधला से याद है? मैं पर। ठीक है, कर्ता और संबोधन इसके अंतर्गत नहीं आते, बाकी के सब इसमें होते हैं। वो दो नहीं आते, बाकी अब जिस चिन्ह का लोप होता है हम उसे उसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखेंगे आप तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में जिस समास में
प्रथम पद संज्ञा तथा द्वितीय पद प्रधान हो। प्रथम पद संज्ञा तथा द्वितीय पद प्रधान हो और दोनों के मध्य कारक चिन्ह का लोप हो। कारक चिन्ह का लोप हो और दोनों के मध्य कारक चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। नई पंक्ति से कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 के 6 नाम बता रहे हैं। हो गया।
बोर्ड पर है कोई? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। इस समास में कर्म कारक चिन्ह को का लोप होता है। इस समास में कर्म कारक चिन्ह क्या होता है? को का लोप होता है। आपको कारक चिन्ह याद है तो आप ये कर पाते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। कर्म कारक चिन्ह को का लोप होता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। मरणातुर, मरने को आतुर, बेचैन, उतावला। मरने को आतुर, बेचैन, उतावला। विरोध जनक, विरोध को जन्म देने वाला, विरोध को जन्म देने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। ग्रह कट, ग्रह बोलते हैं गांठ को। गांठ का अर्थ होता है धन से, धन का अर्थ होता है जेब से। ठीक है, दो तरह से इसका विग्रह होता है। गांठ को खोलने वाला, जेब को काटने वाला। ठीक है, ग्रह बोलते हैं गांठ को। गांठ मतलब धन, धन मतलब जेब। हम बोलते हैं ना हमारी तो गांठ ही कट गई। ठीक है, जेब। ग्रामगत, आज भी गांठ कटती है कि नहीं? कैशलेस हो गया तब भी कट जाती है ना। मोबाइल से ही गायब कर देते पैसे, कर देते नहीं? वही ग्रह कट है, वही जेब काटना है। आज मोबाइल से क्या क्या पूछते हैं और गायब, पता ही नहीं चलता। ये लो साहब, तो बैठे बैठे भी जेब कट जाती है। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। उदाहरण पूछा जाता है ग्रामागत। ये दीर्घ संधि से दो पद मिले हुए हैं, ग्राम और आगत। ठीक है,
और इसका विग्रह ही पूछा जाता है। ग्राम को आया हुआ। संस्कृत में गम एक धातु होती है, आगम भी एक धातु होती है। गम का अर्थ होता है जाना, आगम का अर्थ होता है आना। ठीक है, तो ग्राम गत गया हुआ, ग्राम आगत आया हुआ। ठीक है, ये अलग अलग शब्द है, ये संधि से मिला हुआ है। ग्राम प्लस आगत दीर्घ संधि से दोनों पद मिले हुए हैं, तो ग्राम गत ग्राम आगत। इसमें आ का ही अंतर है, आ की मात्रा है बस। और ये एग्जाम हॉल में हमको दिखाई नहीं देती, यहाँ गड़बड़ होती है। हम लिख कर आ जाते हैं गांव से आया हुआ, ये भी गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, चला गए। गगन चुंबी गगन को चूमने वाली, ये इमारत विशेषण के लिए इन शब्दों को काम में लिया जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें जो होती है गगनचुंबी इमारतें। तिलकुटा तिल को कूटकर बनाया हुआ, तिलकुटा। स्वर्गगत स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को गया हुआ। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, घर फूंक, घर को फूंकने वाला। कहते हैं ना घर फूंक कर तमाशा देख रहा है। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। हाँ, अपनी अपनी सुविधा अनुसार लिख लो। अब ठीक है ना। चला गए। कमर तोड़, अब यहाँ कमर तोड़ से मतलब बहुत अधिक मेहनत करने वाला, याद रखना। ठीक है, नहीं कमर को तोड़ने वाला, डंडा लिया कमर में दिया दो चार। ठीक है, बहुत अधिक मेहनत करने वाला, कहते हैं ना कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, बहुत अधिक मेहनत करने वाला। कमर तोड़ शारीरिक परिश्रम के लिए आता है ये, शारीरिक परिश्रम के लिए आता है कमर तोड़ बहुत अधिक
मेहनत करने वाला के बादल, और बादलों ने हड़ताल कर दी, 10 साल तक पानी ही नहीं बरसे जब तक इंद्र हमारी शर्त नहीं माने। जब तक हमारी शर्त नहीं मानेगा इंद्रदेव तो हम बरसे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 साल, 10 साल तक के लिए हड़ताल। अब भाई किसानों को पता लगा भाई बरसे ही नहीं, तो उन्होंने अपने हल वगैरह सब बांध कर एक साइड रख दिए कि सब क्या मतलब, जब 10 साल तक बरसात ही नहीं होगी। एक किसान अपना हल उठाए, बैल उठाए और लग गया काम पर। सब उसके ऊपर खूब हंसे, सब उसका खूब मजाक बनाए कि जब पता है 10 साल तक बारिश नहीं होगी तो क्यों परिश्रम कर रहा है, क्यों बेकार में। सब उसको पागल कहने लग गए, चला गया। फिर भी वो अपने काम में लगा रहा। बादल आए, वो भी हंसे। उन्होंने कहा क्यों, तेरे को पता नहीं है क्या, कहाँ रहता है तू, 10 साल तक हम बरसात ही नहीं करें। फिर तू क्यों देख, 10 साल तक तुम बरसात नहीं करेंगे, 11वें साल तो करेंगे, 11वें साल तो करेंगे। और हो सकता है इन 10 सालों में मैं अपना काम करना ही भूल जाऊं, ये मेरी आदत से ही छूट जाए। तो मैं अपना काम तो करता रहूं, जिससे 11वें साल जब बरसात होगी तो कम से कम समय रहते तो मैं अपना खेत जोत लूं। बादलों का दिमाग ठंडा, क्या हो सकता है 10 साल बाद तो हम भी बरसना भूल गए। ये भी तो हो सकता है कि जब ये काम करना भूल सकता है तो ऐसा तो हमारे साथ भी तो हो सकता है 10 साल बाद हम बरसना भूल जाएं। तो उसने कहा देख, जो शर्त माने इंद्रदेव वो ठीक है, नहीं माने ठीक, पर अपना काम तो करें। बरसात शुरू हो गई तो हम अपना काम जो है वो करते नहीं, सरकार वैकेंसी निकालेगी तो ठीक, नहीं निकाले तो मत निकाल, तेरी सिरदर्दी, पर हम तो अपने काम कर रहे हैं, हम तैयार हैं। तू कब निकाल देगा पता ही नहीं, लेकिन हम अपना काम करना ही भूल जाए, हमारी होली अभी भी चलती रहे, लौट कर ही नहीं आए, है ना। अब जिनकी होली, वे तो आ गए और पहचान भी आ रहे हैं, है ना। और जिनकी चल रही है वो पहचान ही नहीं है, काले पीले लाल हरे होकर आए, है ना। तो वो स्थिति रहे तो उनकी होली अभी भी चल रही है, बाकी हमारी होगी तो हम आ गए, हम अपने काम पर फिर लौट गए। ठीक है। तो कमर को तोड़ने वाला यानी बहुत अधिक मेहनत करने वाला, शरणागत, शरण में आया हुआ होता है। इसको अभी यहां से हटा दो। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। अब मुंह को तोड़ने वाला मतलब हाजिर जवाबी। ये नहीं कि डंडा उठाया और मुंह पर मारा तोड़ दिया, ऐसा नहीं। हाजिर जवाबी कि मतलब बात पूरी नहीं उससे पहले जवाब दे दिया, वो मुंह तोड़ कहलाता है। मुंह तोड़ जवाब देना। शरण में आया हुआ ज्यादा सही होता है। ठीक है, वहां बाद में कराऊंगा अधिकरण में। अब ध्यान दो, मुंह तोड़, हाजिर जवाब, ये मुहावरे वगैरह में काम आते हैं, याद रखना। तो तुरंत जवाब देने वाला, ये तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो आप उस उत्तर को ढूंढते हैं कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, और आपको उत्तर नहीं आता है तो आप ऑप्शन में उत्तर ढूंढते हैं किस। दोनों ही स्थितियां अलग है। जब आपको आता है तो ऑप्शन की जगह आप एक टीवी में कार्यक्रम आता है करोड़पति, आता है ना। और उसमें अमिताभ जब प्रश्न पूछता है तो कई ऐसे होते हैं ऑप्शन की जरूरत ही नहीं, सिर्फ तुरंत बोल देते हैं, बोल देते हैं नहीं तुरंत, भाई ऑप्शन तो सुन के तुम बताते रहे ना, ऑप्शन तो मेरा जहां ये लिख रखा है वो लॉक कर दो आप, तो आपने जहां ये लिख रखा है वह लॉक कर दो, तो तुरंत जवाब देना। चित चोर, चित्त को चोरने वाला, चित्त को चुराने वाला, चित्त को चुराना, भंडाफोड़, चित्त को
चोरने वाला, चुराने वाला। एक ये बंडा फोड़। बंडा, राज, रहस्य को प्रकट कर देने वाला। ठीक है कि बंडा ही फोड़ दिया ना। कुछ आते हैं ना कभी कभी, जैसे हम सरप्राइज देना पर कोई आके पहले ही बता जाए, बंडा ही फोड़ दिया, सब कुछ गड़बड़ ना। तो पहले से ही वहां सूचना जब पहुंच जाती है तो भंडा फोड़ कहलाता है। ठीक है, चल आगे। क्या हुआ? कल पढ़ेंगे, कल पढ़ लें, छोड़ दो। अच्छा, अब कोई क्लास नहीं है? ठीक है।